जो लोग समझते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा पहले जैसा नहीं रहा और जिन्हें बात बात पर भारत का लोकतंत्र खतरे में नजर आता है, आज उनके लिए बहुत बुरा दिन है। आज ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीति के एक ग्लोबल बॉस जैसा सम्मान हुआ और एक रॉक स्टार जैसा जबरदस्त स्वागत हुआ, तालियों की गड़गड़ाहट के बीच। इसलिए आज हम ब्लैक एंड व्हाइट में सबसे पहले इसी खबर का एक विस्तृत विश्लेषण आपके लिए करेंगे और आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया की जय और वीरू वाली दोस्ती के बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको उस स्मोकिंग सेरेमनी की तस्वीरें दिखाते हैं जिनकी ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत में भी आज काफी चर्चा हो रही है। सिडनी के जिस स्टेडियम में आज प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन था, उससे पहले एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत स्मोकिंग सेरेमनी से हुआ। यह ऑस्ट्रेलिया का एक पारंपरिक रीति रिवाज है जिसमें अतिथि का स्वागत कुछ खास पत्तियों की धुनी से किया जाता है और ऐसी मान्यता है कि इस रिवाज से वातावरण शुद्ध और शुभ हो जाता है और इससे फिर किसी काम में कोई अड़चन नहीं आती। तो यह स्मोकिंग सेरेमनी है जो ऑस्ट्रेलिया में उनके रीति रिवाजों के हिसाब से वहां पर हुई और वहां पर भारतीय मंत्रोच्चारण भी हुआ, आप जैसा देख सकते हैं। और बात आज वही है कि अगर भारत में हमने किसी विदेशी मेहमान के लिए यह सब कुछ कर दिया होता तो अब तक हमारे ही देश का एक वर्ग नाराज हो चुका होता और इस पूरी सेरेमनी को सांप्रदायिक करार दे चुका होता। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सिडनी के कुडोज बैंक एरिना स्टेडियम में भारतीय समुदाय के लगभग 20,000 लोगों को संबोधित किया और इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी खुद उस स्टेडियम में मौजूद थे, सामने ही बैठे हुए थे और उन्होंने अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक खास लाइन का इस्तेमाल किया और वो लाइन थी, पीएम मोदी इज द बॉस। जैसा भी आपने देखा, भारत का नया संसद भवन मौजूदा संसद भवन से कई मायनों में अलग है। नया संसद भवन त्रिभुज आकार का है जो 64,500 वर्ग मीटर के इलाके में फैला है, जबकि पुराना संसद भवन गोलाकार था, गोल था और ये 47,500 वर्ग मीटर के इलाके में फैला था। यानी नया संसद भवन जो होगा वो पुराने संसद भवन के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा है आकार में। नए संसद भवन की लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। यानी नए संसद के दोनों सदनों में अब 1272 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है, 1272, जबकि जो पुरानी लोकसभा थी उसमें 550 और पुरानी राज्यसभा में सिर्फ 250 सीटें हैं। यानी यह आंकड़ा होता है 800 सांसदों का। अभी जो मौजूदा संसद भवन है उसमें सिर्फ 800 सांसद बैठ सकते हैं। मौजूदा संसद भवन में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक सेंट्रल हॉल में होती है जहां सिर्फ 440 सीटें हैं। इसलिए जब भी कोई बड़ी बैठक या कार्यक्रम वहां होता है सेंट्रल हॉल में तो अलग से कुर्सियां लगानी पड़ती हैं और अलग से कुर्सियां लगाकर किसी तरह से काम चलाया जाता है क्योंकि सेंट्रल हॉल काफी छोटा है। लेकिन नए संसद भवन के लोकसभा हॉल में 1272 सदस्यों के एक साथ बैठने की व्यवस्था की गई है और 2026 में देश में लोकसभा की सीटों के लिए परिसीमन होना है और ऐसी संभावना है कि तब लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 800 के आसपास तक जा सकती है। इसलिए भविष्य को देखते हुए, क्योंकि भविष्य में सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी, इसे देखते हुए संसद भवन में बैठने के लिए 150% अधिक सीटों की व्यवस्था की गई है जो नए सांसदों के लिए होगा। और इस नए भवन का निर्माण करीब 950 करोड़ रुपए में हुआ है, जबकि अंग्रेजों के जमाने में जो हमारी पुरानी संसद भवन बनी थी उस पर 83 लाख रुपए उस जमाने में खर्च हुए थे। मौजूदा संसद भवन की नींव वर्ष 1921 में ब्रिटिश सरकार ने रखी थी और इसके 6 साल बाद वर्ष 1927 में इसका उद्घाटन हुआ था और तब इसमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के सेशन की शुरुआत हुई थी। इसलिए इस हिसाब से मौजूदा जो संसद भवन है ये लगभग 100 वर्ष पुरानी बिल्डिंग है और यह भवन क्षमता, आधुनिकता और जरूरत के हिसाब से मौजूदा भारत के लिए अब पर्याप्त नहीं है। सोचिए, इसमें जो सारी व्यवस्था है, सारी सुविधाएं हैं, सारी टेक्नोलॉजी है, वो सब 100 साल पुरानी है। मौजूदा संसद में न तो लोकसभा के 800 सदस्य बैठ सकते हैं क्योंकि इतनी जगह ही नहीं है और ना ही इसकी राज्यसभा
में ज्यादा प्रतिनिधियों के बैठने की जगह है। और यहां एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि मौजूदा संसद भवन की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी यूपीए की सरकार में सहमति जताई थी। उस दौरान तब कांग्रेस पार्टी भी यही कहती थी कि नया संसद भवन होना चाहिए। अब वही कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है और इसी को हम राजनीति कहते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने यह भी कहा है कि मौजूदा संसद भवन का उद्घाटन देश की राष्ट्रपति को करना चाहिए था, ना कि प्रधानमंत्री मोदी को। असल में उन्हें जो बात सबसे ज्यादा चुभी वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी संसद भवन का उद्घाटन कैसे कर रहे हैं और इसकी वजह से सारा श्रेय मोदी को मिल जाएगा और वो इसी को रोकना चाहते हैं। लेकिन जो उद्घाटन समारोह का निमंत्रण पत्र आया है उसके मुताबिक इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ही करेंगे और इसका शिलान्यास भी प्रधानमंत्री मोदी ने ही किया था। कांग्रेस के साथ समस्या यह है कि वो नए संसद भवन को फिजूल खर्ची बता रही है और इसके साथ ही ये भी कहती है कि अगर इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया तो ये भारत के राष्ट्रपति का अपमान होगा। लेकिन सच क्या है ये भी आपको बता देते हैं। वर्ष 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मौजूदा संसद के एक उप भवन का खुद उद्घाटन किया था, राष्ट्रपति से नहीं कराया था, जिसकी नींव वर्ष 1970 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी ने रखी थी। क्या तब भारत के राष्ट्रपति का अपमान नहीं हुआ? इसी तरह वर्ष 1987 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी मौजूदा संसद भवन की नई लाइब्रेरी का शिलान्यास किया था। तो क्या तब इससे भारत के राष्ट्रपति का अपमान नहीं हुआ था? कुतुब मीनार को देख लीजिए, लाल किला, हुमायूं का मकबरा, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, हमारे जो अलग अलग मंत्रालय जिन बिल्डिंग से चल रहे हैं वो सब बिल्डिंग्स, इंडिया गेट, राजपथ, ये तमाम धरोहर और इमारतों का निर्माण या तो मुस्लिम आक्रमणकारियों ने किया, मुगलों ने किया या फिर अंग्रेजों ने किया और इन तमाम निर्माणों के पीछे भारत का हित नहीं था। दिल्ली में लाल किले का निर्माण इसलिए हुआ क्योंकि मुगल शासक शाहजहां अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाना चाहता था। इंडिया गेट का निर्माण इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटिश सरकार पहले विश्व युद्ध में शहीद होने वाले अपने और भारत के सैनिकों को श्रद्धांजलि देना चाहती थी और इसीलिए इंडिया गेट पर आज भी उन सैनिकों के नाम अंकित हैं जो ब्रिटिश मूल के हैं, उनके नाम ज्यादा अंकित हैं भारतीय मूल के सैनिकों के तुलना में। इसी तरह राष्ट्रपति भवन का निर्माण ब्रिटिश वाइसरॉय के रहने के लिए और संसद भवन का निर्माण अंग्रेजों ने भारत पर शासन करने के लिए और अपनी असेंबली चलाने के लिए किया था। और 8 अप्रैल 1929 को क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह ने इसी संसद भवन में बम फेंककर एक धमाका किया था ताकि अंग्रेजी सरकार को भारत से भगाया जा सके। लेकिन जब भारत को आजादी मिली तो हमने इन्हीं इमारतों को अपना सच मान लिया, इन्हीं इमारतों पर गर्व करने लगे, इन्हीं इमारतों में रहने लगे और आज यही इमारतें हमें अच्छी लगती हैं। अब हम इन्हें छोड़कर मेड इन इंडिया इमारतों में जाना ही नहीं चाहते। आजादी के 75 वर्षों के बाद आज जब सही मायनों में भारत का लोकतंत्र अपने पहले मेड इन इंडिया घर में प्रवेश करने वाला है, तब इसका हमारे ही देश के विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं, जबकि यह संसद भवन किसी एक पार्टी या एक नेता का नहीं है। यह देश के 142 करोड़ लोग और उनके द्वारा चुने गए सभी पार्टियों के सांसदों का प्रतिनिधित्व करेगा। आजाद भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रतीक होगा। लेकिन इसके बावजूद इस पर इतनी राजनीति हो रही है और ये राजनीति भी असल में नई नहीं है। हमारे देश में तो हर चीज पर ही राजनीति होती है। आपको याद होगा वर्ष 2018 में गुजरात में जब आजाद भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ, जो 2 कुतुब मीनार से भी ऊंची थी, और तब भी इस पर कितनी राजनीति हुई थी और विपक्षी दलों ने इसे पैसे की बर्बादी बताया और कहा कि इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए कोई नहीं आएगा। बाद में ये सारे अनुमान बुरी तरह से ध्वस्त हुए और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की अब भारत ही नहीं दुनिया भर में चर्चा हो रही है। दिसंबर 2022 में एक हफ्ते में ही 4 लाख लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए आए थे, जो कि एक रिकॉर्ड है। हमें लाल किले पर गर्व है, पुराने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए संसद भवन पर गर्व है, राष्ट्रपति भवन पर गर्व है, इंडिया गेट पर गर्व है, गेटवे ऑफ इंडिया पर गर्व है, हमें ताजमहल पर गर्व है। लेकिन ये सब कुछ हमारे देश पर आक्रमण करने वाले लोगों ने बनाया। लेकिन क्या यही गर्व हमें सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर है? आज ये बड़ा सवाल है। क्या यही गर्व अब हमें अपने नए संसद भवन पर होगा? आपको ताजमहल पर गर्व होगा, लेकिन क्या आपको उतना ही गर्व स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर भी होगा? भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि अगर मुगल
लाल किला ना बनवाते और अंग्रेज संसद भवन और इंडिया गेट का निर्माण ना करते तो भारत के पास दुनिया को दिखाने के लिए क्या होता। लेकिन यह सच नहीं है। मुगलों के आने से कई सदी पहले भारत में ऐसे कितने निर्माण हुए जिनका आकर्षण आज भी बरकरार है और जो बताता है कि हमारा आर्किटेक्चर कितना शानदार था। इनमें उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर है, जिसका निर्माण 13वीं सदी में हुआ। यह मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है और इस मंदिर की दिशा पूर्व में है, जहां से सूर्य उदय होता है। इस मंदिर के ढांचे को चमत्कार की तरह देखा जाता है और इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। इसी तरह तमिलनाडु में लगभग 800 वर्ष पहले एक मंदिर का निर्माण हुआ था, जिसे एरावतेश्वर मंदिर कहते हैं। इसके ढांचे में भारतीय संस्कृति का समावेश है और इसमें जो सीढ़ियां बनी हैं उन्हें छूने से संगीत की अलग अलग धुनें निकलती हैं। ऐसा क्यों होता है, यह पहेली आज तक नहीं सुलझ पाई। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में लगभग 500 साल पुराना हैंगिंग पिलर, दिल्ली में 1600 वर्ष पुराना आयरन पिलर जो कुतुब मीनार के परिसर में ही है, महाराष्ट्र में 2000 साल पुरानी अजंता एलोरा की गुफाएं, मध्य प्रदेश में 2300 वर्ष पुराना सांची स्तूप मौजूद है। और वो वास्तुकला और निर्माण है ये जो गुलामी से पहले के हैं और इनमें भारत की संस्कृति दिखाई देती है, भारत का आर्किटेक्चर दिखाई देता है। लेकिन यह भी सच है कि इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और आज भी लोग इन पर गर्व नहीं करते। लोगों को ताजमहल पर तो गर्व है, लाल किले पर गर्व होगा, उन्हें कुतुब मीनार पर गर्व होगा, राष्ट्रपति भवन पर गर्व होगा, गेटवे ऑफ इंडिया पर गर्व होगा। लेकिन हमने जो अपनी इमारतें बनाई, अपने मंदिर बनाए, उस पर आज भी हमारे देश के लोगों को गर्व नहीं है। और इसीलिए जब भी हम इस गुलामी के दौर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो हमारे ही देश के लोग हमें रोकने की कोशिश करते हैं, उस पर राजनीति होती है। आज यूपीएससी की वर्ष 2022 में हुई सिविल सर्विसेज परीक्षाओं के नतीजे आ गए हैं और इसमें पहले 4 स्थानों पर लड़कियां हैं। इनमें दिल्ली यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट इशिता किशोर ने पहला स्थान हासिल किया है, दूसरे नंबर पर गरिमा लोहिया हैं, तीसरे नंबर पर उमा हरती एन और चौथे स्थान पर स्मृति मिश्र रही हैं। और यह लगातार दूसरी बार है जब यूपीएससी की परीक्षा में पहले 3 स्थानों पर छात्राएं आई हैं। और इससे भी दिलचस्प बात यह है कि इस बार 933 उम्मीदवारों ने यूपीएससी की परीक्षा पास की है, जिनमें से 613 पुरुष हैं और 320 महिलाएं हैं। और टॉप 25 में जो टॉप 25 लोग हैं उनमें 14 महिलाएं हैं और 11 पुरुष उम्मीदवार हैं। तो आज इस महिला शक्ति को आप सबको प्रणाम करना चाहिए और ये जो पहली 4 महिलाएं आई हैं जिन्होंने टॉप किया है, इन्हें आप सब की तरफ से, पूरे देश की तरफ से और खासतौर पर हमारे देश की करोड़ों महिलाओं की तरफ से हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। ये एक नई शुरुआत है और इन 4 महिलाओं को देखकर हमारे देश में न जाने और कितनी छात्राएं प्रभावित होंगी, वो इनसे मोटिवेट होंगी, इनसे प्रेरणा लेंगी और आगे चलकर वो भी ऐसा ही बनने की कोशिश करेंगी।